हेलो एवरीवन, मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इन हिंदी के वीडियो सीरीज़। सब्जेक्ट के लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेस और स्ट्रेस के टाइप के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, हमने सिंपल स्ट्रेस के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज के लेक्चर में हम स्ट्रेन और सिंपल स्ट्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेन क्या होता है ना? जब भी हम किसी भी बॉडी में किसी मटेरियल में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ये जो फोर्स है वो टेंशन, कंप्रेशन, शियर, बेंडिंग कोई भी लोड हो सकता है। तो किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स हम लगाते हैं तो उस मटेरियल में, उस बॉडी में क्या होता है? डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, डिफॉर्मेशन का मतलब है बॉडी में लोड लगने के कारण उसमें उसके शेप में चेंज होता है, उसके साइज़ में चेंज होता है। जैसे हम तनाव बल लगा रहे हैं तो तनाव बल लगाने से क्या होगा? लंबाई बढ़ेगी। दबाव बल लगाएंगे तो लंबाई कम होगी, है ना? या बेंडिंग फोर्स लगाएंगे तो बेंड होगा। तो इस तरीके से जो चेंज आता है, उसके शेप में चेंज आ सकता है, उसके साइज में चेंज आ सकता है। तो इस तरीके का जो चेंज आता है उसको हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो फोर्स लगने के कारण जो डिफॉर्मेशन आता है उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। क्लियर है? तो आज के टॉपिक है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है? जब हम किसी मटेरियल पे, किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर एक रेजिस्टेंस स्ट्रेस रेजिस्टेंस फोर्स या स्ट्रेस पैदा होता है। ठीक है, इसी स्ट्रेस के कारण उस बॉडी में क्या होता है? डिफॉर्मेशन होता है। तो यही जो डिफॉर्मेशन है वो क्या कहलाता है? स्ट्रेन कहलाता है। क्लियर है? स्ट्रेन क्या होता है? इसको हिंदी में हम विकृति बोलते हैं। तो डिफॉर्मेशन ड्यू टू स्ट्रेस इज नॉन एज स्ट्रेन। क्लियर है? डिफॉर्मेशन लंबाई में वृद्धि हो सकता है, लंबाई में कमी हो सकता है, उसका डायमीटर में कोई परिवर्तन आ सकता है या उसका शेप में कोई परिवर्तन आ सकता है। तो किसी भी तरीके का परिवर्तन हो, ये सब क्या कहलाता है? स्ट्रेन ही कहलाता है। क्लियर है? तो किस तरीके का डिफॉर्मेशन हो रहा है, किस तरीके का चेंज हो रहा है, वो उस बॉडी पे लगने वाले फोर्स पे डिपेंड करता है ना? तो स्ट्रेन जो है इसको कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन है और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेन इज इक्वल टू ये होता है चेंज इन साइज अपॉन एक्चुअल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्ट्रेन को हम मेजर कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेस को मेजर कर सकते हैं, पर यूनिट एरिया में लगने वाला फोर्स स्ट्रेस होता है। वैसे ही जो भी डिफॉर्मेशन हो रहा है, किसी बॉडी में कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको स्ट्रेन के फॉर्म में हम मेजर करते हैं और स्ट्रेन को फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन साइज अपॉन एक्चुअल साइज। साइज यहाँ पे कोई भी साइज हो सकता है, साइज में लेंथ भी हो सकता है ना? इसका डायमीटर भी हो सकता है, विड्थ भी हो सकता है ना? इसका वॉल्यूम भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जब फोर्स लग रहा है तो उसके साइज में चेंज आता है। तो कितना चेंज आया और उसका ओरिजिनल साइज क्या था, एक्चुअल लेंथ क्या था, एक्चुअल विड्थ क्या था या एक्चुअल वॉल्यूम क्या था। ठीक है, ये नीचे हमें लेना है। तो एक्चुअल साइज के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ है ये हम फाइंड आउट करते हैं और यही क्या कहलाता है? स्ट्रेन कहलाता है। मतलब स्ट्रेन क्या शो कर रहा है? किसी बॉडी में कितना परसेंटेज ऑफ चेंज हुआ है उसके साइज में, उसके शेप में। क्लियर है? ये स्ट्रेन का इक्वेशन है। स्ट्रेन को हम स्मॉल e से डिनोट करते हैं और इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे चेंज इन साइज है और नीचे एक्चुअल साइज है। मान लो चेंज इन लेंथ आप ले रहे हो तो यहाँ पे एक्चुअल लेंथ होगा, यहाँ पे चेंज इन डायमीटर ले रहे हो तो यहाँ पे एक्चुअल डायमीटर होगा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में
अंश और हर में एक ही क्वांटिटी है, तो एक ही क्वांटिटी है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यूनिट सेम होगा और यूनिट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये है, ये जो स्ट्रेन है ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। क्लियर है, स्ट्रेन क्या होता है ये। तो स्ट्रेन किसी बॉडी में लग रहे लोड के कारण जो डिफॉर्मेशन होता है उसी को हम स्ट्रेन कहते हैं। अब स्ट्रेन जो है वो उस बॉडी पे या उस मटेरियल पे लगने वाले लोड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्ट्रेन को हम आगे क्लासीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग टाइप्स में। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं सिंपल स्ट्रेन के बारे में। आज के लेक्चर में हम सिंपल स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे और सिंपल स्ट्रेन 3 तरीके से होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंपल स्ट्रेन। फर्स्ट वन इज टेंसाइल स्ट्रेन, सेकेंड वन इज कंप्रेसिव स्ट्रेन या कंप्रेशन स्ट्रेन, एंड थर्ड वन इज शियर स्ट्रेन। ठीक है, ये 3 प्रकार के सिंपल स्ट्रेन है। सिंपल स्ट्रेन का मतलब सिंपल लोड लग रहा है, प्योर लोड लग रहा है, टेंशन लोड लगेगा, कंप्रेशन लोड लगेगा, शियर लोड लगेगा। तो ये सिंपल लोड लगने के कारण जो भी डिफॉर्मेशन होगा वो सिंपल स्ट्रेन कहलाएगा। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंपल स्ट्रेन या सरल विकृति के 3 प्रकार होते हैं। एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेंसाइल स्ट्रेन या तनाव विकृति के बारे में। ठीक है, तो नाम से ही क्लियर है कि किसी भी मटेरियल में जब हम टेंसाइल लोड लगाएंगे तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेस पैदा होता है और उसी टेंसाइल स्ट्रेस के कारण जो भी डिफॉर्मेशन होगा मटेरियल में, है ना, उसको हम टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास एक रॉड है, कोई भी एक मटेरियल हम ले लेते हैं इस तरीके से। ये रॉड हमने ले लिया है, ठीक है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पे है। इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सर्कुलर है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया। मान लो इस रॉड का जो डायमीटर है वो क्या है, डी है। कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया का हो सकता है, सर्कुलर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम एग्जांपल के लिए सर्कुलर रॉड ले रहे हैं। और इस रॉड का जो लंबाई है वो क्या है, स्मॉल एल है। ये इस तरीके से रॉड हमारे पास है। ठीक है, अब इस रॉड में हम एक्सियल टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं। देखिए, इसके एक्सिस के अलॉन्ग में हमने टेंसाइल फोर्स लगा दिया है। ये टेंसाइल या टेंशन फोर्स क्या होता है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अपोजिट डायरेक्शन में पोल फोर्स लगता है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड में, और एक ही लाइन में ये फोर्स ऐड करता है। ये टेंशन लोड या टेंशन फोर्स चलाता है। तो इस तरीके से ये टेंसाइल फोर्स ऐड कर रहा है। तो टेंसाइल फोर्स लगने के कारण क्या होगा, आप सोचिए कि इसको हम टेंसाइल फोर्स से ऐसे क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, डिफॉर्म होगा। ठीक है, तो डिफॉर्म कब होता है कोई बॉडी, जब किसी बॉडी में हम बैलेंस फोर्स लगाते हैं तब डिफॉर्म होता है। बैलेंस फोर्स का मतलब क्या है, उसमें जो भी फोर्स लग रहा है इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, है ना, और उन दो भी फोर्स लग रहा है उसका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। तो बैलेंस फोर्स लगेगा तभी डिफॉर्म होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे हमने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो यहाँ पे भी हमें 100 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में 100, इस डायरेक्शन में 100, तभी ये दोनों क्या होगा, बैलेंस होगा। अगर हमने इधर 100 लगा दिया, इधर 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये क्या होगा, अनबैलेंस होगा। और ये बॉडी अनबैलेंस फोर्स लगने से डिफॉर्म नहीं होगी। ये बॉडी अनबैलेंस फोर्स के कारण क्या होगा, मूव करने लगेगा। मतलब यहाँ पे 100 लगाया, यहाँ पे 200 लगाया, तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरी की पूरी रॉड जो है जिस तरफ ज़्यादा फोर्स लग रहा है उस तरफ क्या होगा, मूव करने लगेगा, है ना। तो अनबैलेंस फोर्स लगने के कारण बॉडी क्या करती है, मूव करने लगती है, उसमें गति आ जाता है ना। और बैलेंस फोर्स लगने के कारण उस बॉडी में क्या हो सकता है, डिफॉर्मेशन हो सकता है। ये पहला रीज़न है डिफॉर्म होने का। दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे जो भी फोर्स लग रहा है तो मटेरियल का एक रेजिस्टिंग पावर रहता है, एक कैपेसिटी रहता है कि इतना लोड बियर कर सकता है। जैसे ही उस
रेजिस्टिंग फोर्स से हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, ये बॉडी क्या होता है, डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? तो ये इसमें डिफॉर्मेशन इस वजह से होता है। तो यहाँ पे हम टेंशन फोर्स लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस रॉड की लंबाई में क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। ये लंबाई इसका बढ़ जाएगा, इसे खींचेंगे तो लंबाई में वृद्धि हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलॉन्गेशन होना। ठीक है, ये रॉड की लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, मान लो इस रॉड की लंबाई कितनी बढ़ गई, डेल डी लंबाई बढ़ी है, तो एल पहले था, अब ये बढ़ गया डेल एल। डेल एल क्या बढ़ा, लंबाई बढ़ गया लोड लगाने के कारण। इसके अलावा ये जो डायमीटर है इसमें क्या परिवर्तन आएगा, डायमीटर क्या हो जाएगा, कम होगा। तो ये पहले डी था, अब ये डायमीटर डेल डी कम हो गया, तो डेल डी इसका डायमीटर जो है कम हो जाएगा। क्लियर है? तो टेंशन लोड लगने के कारण किस तरीके का डिफॉर्मेशन हो रहा है, लंबाई में वृद्धि हो रहा है, डायमीटर कम हो रहा है, या इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ये फोर्स के डायरेक्शन में लंबाई बढ़ेगा और फोर्स के लंबवत दिशा में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये डायमीटर कम होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें और आ जाती है, जब फोर्स की दिशा में स्ट्रेन हो या फोर्स की दिशा में डिफॉर्मेशन हो तो उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन या लीनियर डिफॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन जब डिफॉर्मेशन कब हो, लगाए गए फोर्स की दिशा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, जैसे कि डायमीटर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कम हो रहा है, तो इस तरीके के जो डिफॉर्मेशन होता है इसको हम ट्रांसवर्स डिफॉर्मेशन या लैटरल डिफॉर्मेशन कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेन के बारे में। तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन साइज अपन ओरिजिनल साइज। तो यहाँ पे लेंथ और डायमीटर दोनों कम हो रहा है, तो दोनों में से लेके हम स्ट्रेन को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो स्ट्रेन आता है ना। हम सिंपली टेंसाइल स्ट्रेन को अभी डिफाइन कर रहे हैं, तो लंबाई को लेके हम डिफाइन करेंगे कि टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है। तो टेंसाइल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू इंक्रीज इन लेंथ, लंबाई में वृद्धि, अपान एक्चुअल लेंथ, वास्तविक लंबाई। ये रॉड का जो वास्तविक लंबाई है, क्योंकि लंबाई में वृद्धि हो रहा है, चेंज इन साइज क्या हुआ, इंक्रीज इन लेंथ, और ओरिजिनल लेंथ जो एल था। तो ये हो जाएगा आपका टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेन को हम ई और ई टी से डिनोट करेंगे। यहाँ पे डेल एल इंक्रीज हुआ है, वृद्धि हुआ है, और ओरिजिनल लेंथ था एल। क्लियर है? अब यहाँ पे लेंथ में वृद्धि हुआ है, तो ये चेंज इन लेंथ जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। अगर ये लेंथ कमी हो जाए या कोई भी डायमेंशन कमी होगा तो उसको हम निगेटिव लेंगे, और कोई भी डायमेंशन या साइज क्या होगा उसमें वृद्धि होगा तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल स्ट्रेन का इक्वेशन हमें मिल जाएगा, ए टी इज इक्वल टू डेल एल अपान एल। इसका यूनिट क्या होगा आप देख सकते हैं, डेल एल यूनिट मीटर में है, एल की यूनिट मीटर में है, तो ये मीटर मीटर कैंसिल आउट होगा, और ये टेंसाइल स्ट्रेन का यूनिट हमें मिलेगा यूनिट लेस। क्लियर है? टेंसाइल स्ट्रेन ये लेंथ के फॉर्म में हमने लिखा है, इसको डायमीटर के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। इसको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि ये डेल डी क्या होता है। ठीक है, आई होप कि टेंसाइल स्ट्रेन आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ जो स्ट्रेन है वो है कंप्रेसिव स्ट्रेन। दबाव विकृति। ठीक है, तो दबाव विकृति क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या होगा, जब किसी मटेरियल में हम कंप्रेसिव लोड अप्लाई करेंगे तो उस मटेरियल के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा, और उस कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण जो भी डिफॉर्मेशन आएगा उस मटेरियल में उसको हम बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेन, दबाव विकृति। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास कोई मटेरियल है, कंपोनेंट है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है इस तरीके से, इसकी लंबाई क्या है
एल है ना, इसके एक्सिस पे एक्सियल कंप्रेसिव लोड क्या होता है हमने पहले डिस्कस किया हुआ, ये कंप्रेसिव लोड हमने अप्लाई कर दिया। इक्वल मैग्नीट्यूड में फोर्स मतलब बैलेंस फोर्स होगा तभी डिफॉर्मेशन आएगा। अपोजिट डायरेक्शन में ये पुश फोर्स होता है, तो ये कंप्रेसिव लोड एक्ट किया। अब ये जो रॉड है इसका डायमीटर हम ले लेते हैं स्मॉल डी। तो आप देखिए कि इसके कारण क्या होगा, हम कंप्रेसिव कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दबाने से इसकी लंबाई क्या होगी, कमी आएगी, लेंथ कम होगा और डायमीटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो इसको हम आगे अगर ड्रॉ करना चाहें तो ये कंप्रेसिव होने के बाद इस तरीके से ये रॉड में डिफॉर्मेशन हो जाएगा, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लो डेल एल कमी आ रहा है तो यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा, एल माइनस डेल एल, और डायमीटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ा, डेल डी, तो ये डायमीटर हो जाएगा डी प्लस डेल डी। ठीक है, ये इस तरीके से डिफॉर्मेशन आएगा। तो यहाँ पे लेंथ में जो कमी आई है इसको हम लोग टेक्निकली कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होना, लेंथ में कमी आना। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो तरीके से डिफॉर्मेशन हो रहा है, एक लेंथ में कमी आ रहा है, डिक्रीज इन लेंथ हो रहा है, और दूसरा डायमीटर में इंक्रीजिंग हो रहा है, डायमीटर बढ़ रहा है। ठीक है, तो लोड के डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन आ रहा है ये लीनियर डिफॉर्मेशन हो गया, लंबाई में कमी, और ये डायमीटर बढ़ गया जो कि लगाए गए लोड के लंबवत डायरेक्शन में है। तो ये डायमीटर में जो चेंज आया है ये कहलाएगा लैटरल डिफॉर्मेशन या ट्रांसवर्स डिफॉर्मेशन। क्लियर। तो यहाँ पे भी दो तरीके से डिफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब दो तरीके से स्ट्रेन आएगा। लेकिन हम सिंपली कंप्रेसिव स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करेंगे, दोनों लंबाई को लेके आपको डिफाइन करना है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेन इज इक्वल टू ये हो जाएगा डिक्रीज इन लेंथ, लंबाई में कमी, अपान एक्चुअल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, एक्चुअल लेंथ कितना था। तो यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेन को EC से हम डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा डेल एल अपान ओरिजिनल लेंथ एल जो स्टार्टिंग में था। ठीक है, यहाँ पे लंबाई में कमी आ रहा है, तो ये कमी आ रहा है तो ये डेल एल को हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये हमें फॉर्मूला मिल जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेन का, जो कि होगा AC इज इक्वल टू माइनस डेल एल अपान एल। अब यहाँ पे इसका यूनिट की बात करें तो ये भी क्या होगा, यूनिट लेस होगा, इसका कोई इकाई नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रेन जो है परसेंटेज ऑफ चेंज को दिखाता है कि एक्चुअल लेंथ या एक्चुअल साइज के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ है। क्लियर है कंप्रेसिव स्ट्रेन। आई होप कि ये कंप्रेसिव स्ट्रेन आपको समझ में आया होगा। तीसरा तरीके का जो सिंपल स्ट्रेन है वो है शियर स्ट्रेन। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ सिंपल स्ट्रेन इज शियर स्ट्रेन, अपरूपण विकृति। तो शियर स्ट्रेन क्या होगा, हमने शियर लोड के बारे में पहले डिस्कस किया हुआ था कि जब भी किसी मटेरियल में शियर लोड एक्ट करता है, अब शियर लोड क्या होता है, इक्वल फोर्स होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, लेकिन उसका लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं होगा, उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के पैरेलल लगने वाला जो फोर्स होता है, जिसके कारण कोई मटेरियल क्या हो जाए, किसी एरिया से किसी प्लेन से स्लिप हो जाए, तो उस तरीके के लोड को हम शियर लोड बोलते हैं। तो शियर लोड लगने के कारण बॉडी में मटेरियल में शियर स्ट्रेस आता है, और शियर स्ट्रेस आने के कारण जो भी उसमें स्ट्रेन पैदा होगा वो शियर स्ट्रेन कहलाएगा। तो शियर स्ट्रेस के कारण होने वाले स्ट्रेन को शियर स्ट्रेन कहते हैं। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें शियर स्ट्रेन या शियर डिफॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, टेंशन में लंबाई बढ़ेगा, डायमीटर कम होगा, कंप्रेसिव में लंबाई कम होगा, डायमीटर बढ़ेगा। ठीक है, तो शियर स्ट्रेन में किस तरीके से डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो शियर लोड लगने से किसी भी बॉडी में आप देखेंगे तो उसमें उसके साइज
में कोई भी चेंज नहीं आता, मतलब ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है उसके साइज़ में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके वेड्थ में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके डायमीटर में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो चेंज क्या होगा, शियर लोड लगने के कारण उसके शेप में चेंज होता है। ठीक है, तो शियर लोड लगने से ऑब्जेक्ट के साइज में चेंज नहीं होता है बल्कि उसके शेप में चेंज होता है, और शेप में जो चेंज होता है उसी को हम शियर डिफॉर्मेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से एक लोड अप्लाई किया इस बॉडी पे P, और इस तरीके से यहाँ पे हमने एक लोड अप्लाई किया है P। तो ये इक्वल मैग्नीट्यूड में अपोजिट डायरेक्शन में और एक दूसरे के पैरेलल हमने ये फोर्स अप्लाई किया है। तो इसके कारण क्या होगा, देखिए ये जो बॉडी है इस तरीके से डिफॉर्म हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, ये बॉडी इस तरीके से डिफॉर्म होगी। तो यहाँ पे बॉडी का जो लेंथ, वेड्थ, हाइट है, वॉल्यूम है, वो डिफॉर्म होने के बाद भी चेंज नहीं होगा। केवल पहले ये रेक्टेंगुलर शेप में था बॉडी, अब ये पैरेललोग्राम शेप में हो गया। तो शेप जो है वो चेंज होता है। शेप चेंज होता है तो इसमें किस तरीके से हम स्ट्रेन को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये पहले ये वर्टिकल था, ये वाला लाइन को आप दें, ये वाला एज को आप ले, अब ये एज क्या हो गया, कुछ एंगल पे ऐसे इंक्लाइंड हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो शियर लोड लगने के कारण किसी भी बॉडी में वो बॉडी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेस हो जाता है। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में डिफॉर्मेशन होता है, मतलब एंगुलरी या कुछ एंगल से वो बॉडी क्या होती है, डिस्प्लेस हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है बॉडी में, यही शियर स्ट्रेन कहलाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे साइज में कोई चेंज नहीं आता है, एक एंगुलर एंगल के फॉर्म में बॉडी क्या होती है, डिफॉर्म होती है, डिस्प्लेस होती है, जिसको हम शियर स्ट्रेन कहते हैं। क्लियर है, शियर स्ट्रेन। अब ये शियर स्ट्रेन को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक बॉडी है, इस तरीके से एक मटेरियल है। ठीक है, इस मटेरियल को हमने क्या कर दिया है, नीचे से ऐसे फिक्स कर दिया है। मान लो ये मटेरियल या बॉडी है, यहाँ से AB और ये CD हमने 2D में ड्रॉ किया है, पीछे ये ऐसे जो है पूरा 3D मॉडल है। ठीक है, इस तरीके से आप लेंगे, इसको बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, हमने 2D में इसको ड्रॉ किया हुआ है। अब ये बॉडी पे हम पॉइंट C पे यहाँ पे एक फोर्स P ऐड कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे तो सपोर्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स आएगा P, मतलब यहाँ बॉडी पे शियर लोड ऐड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने फिक्स किया हुआ, यहाँ पे लोड लगाया। तो इस लोड के कारण इसमें ये शियर लोड है, तो ये बॉडी इस तरीके से ऐसे डिफॉर्म होगा। ये AB एज फिक्स है, इस तरीके से ये बॉडी जो है डिफॉर्म हो जाएगी। ये C वाला पॉइंट आगे जाएगा, फोर्स के डायरेक्शन में C डैश हो जाएगा, और ये D आगे डिस्प्लेस हो जाएगा D डैश। तो ये जो AC एज आप देखिए, ये AC एज वर्टिकल था, अब ये इंक्लाइंड हो गया हॉरिजॉन्टल सरफेस से। तो यहाँ पे इस बॉडी में ये डिफॉर्मेशन हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है कुछ एंगल से। इसी डिफॉर्मेशन को, इसी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेन या शियर डिफॉर्मेशन, जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म है। अब ये एंगल अगर हम कैलकुलेट कर ले तो हमें शियर स्ट्रेन का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे शियर स्ट्रेन क्या होगा, शियर स्ट्रेन ये हमें कैलकुलेट करना है। एस से इसको डिनोट करते हैं, तो ट्राइंगल ACC डैश से, है ना, हमें क्या मिल जाएगा, 10 फाई इज इक्वल टू, ये 10 फाई हमें कैलकुलेट करना है। तो ये लंब बटा आधार 10 फाई इज इक्वल टू हो जाएगा CC डैश अपान AB। क्लियर है। तो यहाँ से हमें CC डैश पता रहता है, AB पता है, तो हम ये फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या 10 फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि किसका वैल्यू होगा, शियर स्ट्रेन का वैल्यू होगा। क्लियर है। शियर स्ट्रेन कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं और ये क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से
किसी भी बॉडी में हम जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी भी तरीके का फोर्स हो, यहाँ पे हमने सिंपल फोर्स अप्लाई किया है क्योंकि हम सिंपल स्ट्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से बॉडी में किसी भी तरीके का लोड एक्ट करे, चाहे बेंडिंग हो, शियर हो या कंबाइंड लोड हो, तो उसमें किसी भी तरीके का डिफॉर्मेशन होता है, चाहे उसके साइज़ में चेंज हो या शेप में चेंज हो, तो वहाँ पे स्ट्रेन आता ही है और इस स्ट्रेन को हमें कैलकुलेट करना ज़रूरी रहता है। क्लियर है? आई होप कि आज के लेक्चर में स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।